कैपिटल गेन चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे थोड़ा सा, उसमें एक पार्ट हम लोग कम पढ़े थे कि रेसिडेंट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका कैपिटल गेन कैसे निकलेगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एग्जाम्शन आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 2-3 सेक्शन है जिसमें कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है ऑन ट्रांसफ़र ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यानी घर बेच रहे हैं हम अपना, तो सेक्शन 54 में एग्जाम्शन मिलेगा। लेकिन एग्जाम्शन लेने का कंडीशन ये है, ये कंडीशन है हमारा। एग्जाम्शन हो गया, आप अपना घर बेचे, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, लेकिन उस एग्जाम्शन को अवेल करने का कंडीशन ये है कि जिस एसएससी ने घर बेचा अपना, उस एसएससी को एक नया घर या 2 घर भी खरीद सकता है। वो 2 घर तब खरीदेगा जब उसका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज़्यादा है तो वो 2 घर नहीं, एक ही घर खरीदेगा। क्लियर? उसके बाद है टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू हाउस प्रॉपर्टी विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। डेट ऑफ ट्रांसफ़र से वो के अंदर 3 साल के अंदर घर बना लेगा। परचेज करने में 2 पार्ट है, एक या तो पहले खरीद लेगा 1 साल पहले, या 1 साल के बाद। ठीक है, आप अपना नोट्स में देखिए सब चीज़ लिखा हुआ होगा, आप अपना नोट्स निकालिए। पेज नंबर हम अभी आपको बताते हैं। ये सारा आपको जो है पॉइंट उसमें लिखा हुआ है। एग्जाम्शन वाला पेज निकालिएगा, हम बता रहे हैं, 1 मिनट। हाँ देखिए, आप लोग नोट्स निकाल के रखिएगा। पेज नंबर हो गया 391 या 392 के आसपास होगा कहीं। ठीक है, इसी के आसपास देखिए, ये पेज आप निकालिए फटाफट। निकाले? हेलो, हाँ सर, निकाल लिया। चलो अब देखो क्या है, वही चीज़ जो हम बताए वही चीज़ लिखा हुआ है ना, पढ़ लीजिए। ट्रांसफ़र शुड बी ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपका बिकना चाहिए। फिर आपका लॉन्ग टर्म एसेट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म का एसेट यानी लॉन्ग टर्म एसेट से ही ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब एग्जाम्शन लेने के लिए ये कंडीशन है कि एग्जाम्शन लेने के लिए यहाँ आपको इन्वेस्ट करना होगा। ये क्या बता रहा है? इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे हम लोग? परचेज करेंगे। अगर 1-2 करोड़ से ज़्यादा है तो 1 घर खरीदिएगा। अब हम बताए थे ये चीज़ पॉइंट आपको। अगर 2 करोड़ से कम है आपका तो आप 2 घर खरीद सकते हैं, बाकी चेंजेस कुछ नहीं है। ठीक है, 2 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल गेन है तो 1 घर खरीदेंगे, उसका एग्जाम्शन आपको सेक्शन 54 में मिलेगा। ठीक है, अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो, अगर 2 करोड़ से कम है आपका कैपिटल गेन या 2 करोड़ ही है एग्जैक्ट, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में आप 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, खरीदना है 1 साल पहले, 1 ईयर बिफोर लिखा है ना, और 2 ईयर आफ्टर। कंस्ट्रक्शन जो करना है 3 साल के अंदर करना है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। क्लियर?
तो इसको आप सेक्शन को ना इस तरह से याद करिए, घर बेचा घर खरीदा। बेच भी रहा है घर, बेचना भी है उसको घर ही, रेसिडेंशियल हाउस ही। घर बेचो घर खरीदो। घर बेचो घर खरीदो, ठीक है। तो सेक्शन 54 में एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अब बात आता है कि एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, तो एग्जाम्पशन जितने का आपने घर खरीदा और जितना कैपिटल गेन हुआ है, दोनों में से जो कम होगा, ठीक है। दोनों में से जो कम होगा उतना आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। Actual amount invested in new asset or the capital gain, whichever is less. जितना आप इन्वेस्ट किए नया घर खरीदने में या नया घर बनाने में, और द कैपिटल गेन, जितना आपका कैपिटल गेन हुआ, दोनों में जो कम होगा, ठीक है। अब एक चीज और पॉइंट पढ़ लीजिए, एक पॉइंट और वो भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये तो यहाँ तक तो हम लोग लिख ही लिए हैं, ये भी लिख लीजिएगा। अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन, ये इस तरह से लिख लीजिएगा। अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन कितना है भाई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना हुआ और amount invested in purchase or construction of house property, ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों में जो कम होगा, विच एवर इज लेस। एग्जाम्पशन सिंपल सा बात है, कभी भी कैपिटल गेन से ज़्यादा नहीं मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलता है, दोनों में जो कम होगा उतना एग्जाम्पशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब एक और पॉइंट इसमें आप ध्यान से समझ लीजिए, एक और पॉइंट क्या, एक और पॉइंट क्या समझना है आपको, ये लिख लिए ना, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। अभी क्वेश्चन बता देंगे, सब देखना क्वेश्चन कैसे बनता है, फट 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 बनेगा क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं। 2-3 चीज़ ध्यान रखना है बस, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। आइए एक और एडिशनल पॉइंट क्या रखना है, ठीक है, डिपॉजिट स्कीम। डिपॉजिट स्कीम याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, ये बहुत सारे सेक्शन में लगता है, ठीक है। अब सपोज हम घर जो है खरीद नहीं पा रहे हैं, बेच तो दिए हैं लेकिन खरीद अभी नहीं पा रहे, पसंद नहीं आ रहा है घर, और हमको एग्जाम्पशन भी लेना है, ठीक है। तो एग्जाम्पशन हम लेंगे तो रिटर्न भरना है हमको, करंट प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ता है।
ठीक है। तो इनकम टैक्स का रिटर्न जब भरने गए तो वहाँ हमको एग्जाम्पशन, हम मान लो कि क्लेम कर दे रहे हैं, यानी हम ले रहे हैं, लेकिन तो डिटेल भरना ना पड़ेगा एग्जाम्पशन का कि कहाँ से लिए, कैसे लिए, डॉक्यूमेंट बताइए परचेज का, इस टाइप का कुछ। तो लेकिन आपके पास है नहीं परचेज, चूँकि आप अभी किए नहीं हैं, लेकिन आपको एग्जाम्पशन भी लेना है। तो इसमें एक प्रोविज़न है इनकम टैक्स का कि अगर आप जो है अभी घर खरीदे नहीं हैं, ठीक है, घर अभी आप खरीदे नहीं हैं, ठीक है, या अभी आपका कंस्ट्रक्शन बन के तैयार नहीं हुआ है, घर नहीं बना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि पैसा को जो है, जो भी आपका कैपिटल गेन हुआ, ठीक है ना, उसका वो पैसा या उससे जो घर बेच करके पैसा आया आपका, वो पैसा आप एक बैंक अकाउंट में जमा कर दीजिए, ठीक है, एक बैंक अकाउंट में जमा कर दीजिए कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के तहत, ठीक है ना, तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना समझना है बेसिकली कि अमाउंट हमको डिपॉजिट कर लेना है, ठीक है ना। अमाउंट और सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन जितने में हम घर को बेचे, ठीक है, डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, अमाउंट या सेल कंसिडरेशन डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में हम जमा कर देंगे, ठीक है। इसके लिए अकाउंट इन अ स्पेशल बैंक अकाउंट, इन अ स्पेशल बैंक अकाउंट ओपन इन एनी शेड्यूल्ड बैंक, में वो पैसा जमा कर देंगे। कब तक जमा करना है? तो लास्ट डेट नहीं लिखा ना, लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट, किस डेट तक आपको जमा कर देना है, ये क्या है भाई? तो यहाँ लिखा है ऑन ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न भरने का जो ड्यू डेट है, और बी एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न को ही हम लोग दूसरे वर्ड में ITR बोलते हैं। विच एवर इज अर्लियर, ये दोनों डेट में जो पहले आएगा, ये दोनों डेट में जो डेट पहले आएगा ना, उस डेट में उसको जमा करना होगा। एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ITR ऑन ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, या एक्चुअल डेट ऑफ जिस दिन उसने एक्चुअल में भरा, ये दोनों डेट में जो पहले आ रहा है वो होगा लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। अब जो डिपॉजिट किया गया है पैसा, उसको ये कर दीजिएगा तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न का जो ड्यू डेट है या इनकम टैक्स भरने का जो डेट है, जो जिस दिन आपने एक्चुअल में भरा, मान लो 31 जुलाई लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न भरने का, लेकिन सब 31 जुलाई को हमने नहीं भरा, हमने 28 जुलाई को ही भर दिया रिटर्न, ठीक है। तो 28 जुलाई को अगर रिटर्न भर दिया तो 28 जुलाई या उससे पहले
आपको ये पैसा जमा कर देना होगा, किसी भी बैंक में जाके एक अकाउंट खोलना होगा इस कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के तहत, और ये पैसा वहाँ जमा हो जाएगा बैंक में। और वो जो जमा हो जाएगा ना, उसका जो डिपॉजिट स्लिप मिलेगा ना आपको रिकॉर्ड, वो डिपॉजिट स्लिप आपको ITR भरते समय ITR जब भरिएगा उसका हमको प्रूफ डॉक्यूमेंट के रूप में देना होगा कि हमने इस अकाउंट में इस बैंक में जाके जमा किया है कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के तहत पैसे को। ठीक है, जब आप जमा कर दीजिएगा डिपॉजिट स्कीम में पैसे को, तो आपको जो है मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एग्जम्पशन। ठीक है, नहीं खरीद पाए घर, होता है, कोई बड़ा बात नहीं है। फरवरी में मान लो घर बेचे, ठीक है, हमको 31 जुलाई तक जमा कर देना था, घर खरीद लेना था, लेकिन हम नहीं खरीद पाए, तो हमने देखा कि चलो हमको एग्जम्पशन लेना है, तो उसके लिए ये नेक्स्ट उपाय है कि घर नहीं खरीद पाए तो चलो डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा कर देते हैं, आपको उसके बेसिस पे एग्जम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर बात, समझ में आया बात, किसी को डाउट? हाँ जी, नहीं सर, ठीक है। दोनों बात है, खरीद लिए तो भी एग्जम्पशन मिल जाएगा, बना लिए घर तो भी एग्जम्पशन मिल रहा है। अगर नहीं खरीद पाए या नहीं बना पाए, ठीक है, घर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने, तो आपके पास ये दूसरा उपाय है एग्जम्पशन लेने का कि पैसा आप बैंक में जाके जमा कर दीजिए और उसका जो डिपॉजिट स्लिप देगा वो हम ITR भरते समय अपलोड कर देंगे। चूँकि लेकिन आजकल सारा चूँकि ऑनलाइन है, जैसे ही बैंक में जमा कीजिएगा आपका डाटा जो है अपडेट हो जाएगा। ठीक है ना, डाटा जो है ना आपका अपडेट हो जाएगा। और ITR भरते समय एक डॉक्यूमेंट होता है एनुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, एनुअल इन्फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन AIS करके एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। इसमें ना हर आदमी जो भी रिटर्न भरता है ना, वो साल भर में जो भी ट्रांजैक्शन किया है ना, सब दिखता है इसमें AIS में। क्योंकि एक पर्सन का पैन नंबर तो नहीं ना चेंज हो रहा है, पैन नंबर चेंज होने वाला चीज़ है नहीं है, तो जहाँ भी वो ट्रांजैक्शन कर रहा है ना, पैन नंबर तो यही दिया ना वो हर जगह। गाड़ी खरीदने गया तो वहाँ भी पैन नंबर यही मांगेगा, बाइक खरीदने गया तो यही पैन नंबर मांगेगा, बिजनेस में कोई रिटर्न भर रहा है तो यही पैन नंबर मांगेगा, GST का रजिस्ट्रेशन कराने गया तो यही पैन नंबर मांगेगा। ठीक है, तो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाता है एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, AIS फॉर्म बोलते हैं इसको हम लोग। तो जैसे ही आप डिपॉजिट करोगे बैंक में भी वही पैन नंबर आपका होता है। ठीक है, सेम पैन नंबर होता है। आजकल सभी बैंक KYC कराता है। KYC का फुल फॉर्म क्या है, नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर। सुना होगा तुम लोग कि KYC कराना होगा, KYC कराना होगा, सब बोलता है। तो KYC में बैंक क्या मांगता है आपसे, 2 डॉक्यूमेंट, एक पैन और दूसरा आधार। ठीक है, तो KYC कराएंगे तो पैन तो चला गया बैंक के पास, हमारा अकाउंट जो है वो पैन से लिंक हो गया, पैन लिंक्ड हो गया। आधार लिंक तो है, पैन से भी लिंक्ड है वो मेरा अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो जैसे ही आप डिपॉजिट करोगे आपका पैन नंबर मांगेगा बैंक, पैन नंबर अब लिंक हो गया आपका, जैसे ही पैन नंबर, यही पैन नंबर यहाँ भी लिंक्ड है, तो तुरंत AIS आपका अपडेट हो जाएगा। आजकल सारा चीज़ ऑनलाइन है। कुछ आपको डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी बहुत कम मांगता है, ठीक है ना, हार्ड कॉपी के रूप में सारा ऑनलाइन अपडेट हो। जैसे डिपॉजिट किया ऑनलाइन अपडेट हो गया कि हाँ आपने पैसा जमा कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। समझ में आया बात? लेकिन डिपॉजिट करना है ITR भरने का डेट से पहले या एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन, दोनों डेट में जो पहले आएगा। ITR भरने का डेट हम लोग को इंडिविजुअल का ही क्वेश्चन आएगा, तो आप डेट ये लिख लीजिए, आपका 31 जुलाई। अभी असेसमेंट ईयर चूँकि 23-24 बना रहे हैं, तो हमारा 2023 होगा ड्यू डेट, लास्ट डेट।
31 जुलाई 2023। हमारा चूँकि सिलेबस में इंडिविजुअल पढ़ना है हमको कंपनी वगैरह का सिलेबस है ही नहीं हमारा, तो इंडिविजुअल के हिसाब से 31 जुलाई 2023 तक आपका रिटर्न भर जाना चाहिए। यही ड्यू डेट है, लास्ट डेट यही है। या तो आप इससे पहले भरिएगा या 31 से पहले भरिएगा इस डेट पे, इस पे बाद भी भरिएगा तो ये डेट ही पहले आएगा। क्लियर? तो एग्जाम्शन लेने का ये उपाय है। अब थोड़ा सा और इसको कंप्लीट कर देते हैं डिपॉजिट स्कीम को पूरा। एग्जाम्शन तो यहाँ से मिल जाएगा, इसके आगे वाला पॉइंट जो बता रहे हैं उसको एग्जाम्शन लेने से मतलब नहीं है, लेकिन वो जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा ये प्रोविज़न पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब डिपॉजिट हो गया तो अमाउंट जो डिपॉजिट हुआ है उसको आप यूज कैसे कीजिएगा? ठीक है, अमाउंट सो डिपॉजिटेड should be used for purchase or construction of house property within 3 years from the date of ट्रांसफर। ठीक है, तो आपको जो पैसा, चूंकि आप किस पर्पस के लिए, एग्जाम्शन तभी ना मिलेगा जब आप घर खरीदने में इसको यूज कर रहे हैं या घर बनाने में, तभी ना सेक्शन 54 का एग्जाम्शन मिलना है। तो जो डिपॉजिट किए हैं वो भी पैसा वहीं यूज होना चाहिए, घर को बनाने में या खरीदने में। कितने साल के अंदर? 3 साल के अंदर। कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, नॉट डेट ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट की डेट से नहीं, डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन आपने अपना पुराना घर बेचा था उस दिन से 3 साल के अंदर। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ना? हाँ सर। ये बात हो गया। चलिए, तो ये या तो घर खरीद के आप एग्जाम्शन ले लीजिए, या घर बना के एग्जाम्शन ले लीजिए, या डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा करके एग्जाम्शन ले लीजिए। ठीक है, क्लियर बात? अब क्वेश्चन उठता है कि डिपॉजिट स्कीम में जो पैसा गया 3 साल के अंदर आपको यूज कर लेना है। ठीक है, लेकिन आपने यूज नहीं किया। आपने यूज, डिपॉजिट स्कीम में जो पैसा गया उसको आपने यूज नहीं किया, या आपने गलत यूज किया। गलत मतलब घर खरीदने या बनाने में यूज नहीं किया, उस पैसे को किसी और पर्पस के लिए यूज कर लिया, कहीं और खर्च कर दिया आपने, तो वो भी गलत हो गया। तो वो पॉइंट भी लिखते हैं इसके बाद। आइए, ये पूरा प्रोविज़न हम कंप्लीट कर देंगे, इसलिए क्योंकि ये जो प्रोविज़न है ना, ये बहुत सारे सेक्शन में लगेगा डिपॉजिट वाला, तो एक ही बार यहाँ पढ़ लेंगे ना तो वहाँ खाली यूज करना रहेगा। आइए, इफ अमाउंट not used, ठीक है, फॉर अदर देन स्पेसिफाइड पर्पस। अगर हम कहीं और यूज किए, ठीक है, पैसे को, और नॉट यूज्ड विदिन 3 ईयर, या 3 साल के अंदर हमने यूज नहीं किया,
ठीक है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, इसीलिए हम और करके लिखे हैं। या तो यूज हुआ, हेलो हेलो, हाँ बोलिए, कितना बजे जाइएगा? 10, साढ़े 10, 11 बजे चलें? अभी थोड़ा क्लास ले लेगा, फिर इतने सुबह ना नहीं लेते हैं। कौन सा कॉलेज जाइएगा, बात किए कहीं क्या? ठीक है, तो 11 बजे हम तैयार रहेंगे, 11, 11:15 में चलते हैं। कॉलेज, वही कॉलेज और कौन? ठीक है, इफ अमाउंट यूज फॉर अदर देन स्पेसिफाइड पर्पस और नॉट यूज विद इन 3 ईयर, 3 साल के अंदर अगर यूज नहीं हुआ तो क्या होगा इस केस में? तो आपने एग्जाम्पशन काहे के लिए लिया था? एग्जाम्पशन इनकम टैक्स क्यों दिया आपको? कि आप उस पैसे को यूज कीजिएगा सही जगह पे, ठीक है, 3 साल के अंदर, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो क्या होगा? जो आप जिस एग्जाम्पशन लिए, जितना एग्जाम्पशन लिए थे, मान लो कि असेसमेंट ईयर 23-24 में एग्जाम्पशन ले लिया आप, अब 3 साल मान लो 3 साल आपका एक्सपायर कर रहा है, 3 ईयर आपका एक्सपायर कर गया, सपोज 26 जुलाई 2027 को 3 साल एक्सपायर कर गया, ठीक है। तीन साल से ऊपर चला गया पीरियड, तो अब इनकम टैक्स क्या बोलेगा? अरे भैया, तुमको एग्जाम्पशन दिए थे इसलिए कि तुम घर खरीद लेता, लेकिन अब तुम खरीदा नहीं। सिंपल है, क्या करेगा वो? बोलेगा नहीं, तुमको एग्जाम्पशन जो पिछला मिला था ना, उसको अब हम मान लेंगे इस साल का इन कैपिटल गेन। हम तो इसलिए दिए थे एग्जाम्पशन, तुम घर खरीदेगा, लेकिन तुम घर खरीदा नहीं, 3 साल भी बीत गया। तो जो एग्जाम्पशन मिला 23-24 में, वो 27-28 में आके वापस कैपिटल गेन के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? जो हम कंडीशन तो लिख दिए हैं कि भाई यूज नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अवेल्ड। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अवेल्ड, ठीक है, विल बी टैक्सेबल as long term capital gain in the assessment year in which such transaction happen। जिस साल ऐसा हुआ, मतलब जिस साल या तो 3 साल खत्म हो गया, ठीक है, या आपने गलत यूज किया पैसा को, ठीक है, किसी और पर्पस के लिए, उस साल वो जो कैपिटल गेन का एग्जाम्पशन दिया गया था, इस मान करके कि आप पैसे को सही जगह यूज करोगे, ठीक है, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। तो जिस साल आपने गलत यूज किया, उस साल वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। या जिस साल आपका 3 साल खत्म हो गया, आपको 3 साल के अंदर यूज करना था, 3 साल खत्म हो गया, उस साल वो कैपिटल गेन के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? तो एग्जाम्पशन तो डिपॉजिट के हिसाब से भैया मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिपॉजिट का पैसा 3 साल के अंदर आपको यूज करना है फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। यानी स्पेसिफाइड पर्पस का मतलब यहाँ घर खरीदना या घर बनाना है।
क्योंकि घर के लिए ही आप एग्जाम्पशन लिए हैं, तो घर खरीदना और घर बनाना। ठीक है, तो अगर नहीं यूज किए हैं आप, किसी और पर्पस के लिए हुआ यूज, तो जिस साल आपने ऐसा किया उस साल वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा। या आपका 3 साल बीत गया फिर भी आप यूज नहीं किए तो भी उस साल वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, लिख लिए। क्लियर? तो दिक्कत? हाँ सर। समझ में आया बात? हाँ। चलो, यहाँ तक हो गया ये। अब एक और पॉइंट है, अदर पॉइंट है, वो एडिशनल है। ठीक है ना, वो इससे रिलेटेड नहीं है, डिपॉजिट स्कीम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन तब भी वो जानना जरूरी है। अब आपने मान लीजिए घर खरीद लिया, एग्जाम्पशन भी ले लिया। ठीक है, अब तो जो नया घर खरीदा ना आपने, उसको फिर आप बेच दिए। ठीक है, जो नया खरीदे जिसके बेसिस पे आपको एग्जाम्पशन मिल गया पहले, फिर आप उसको बेच दिए। अगर आप ऐसा बेच देते हैं, नया घर को वापस बेच देते हैं 8 साल के अंदर, 8 साल के अंदर, तो जो एग्जाम्पशन मिला था आपको वो वापस टैक्सेबल हो जाएगा एज ए कैपिटल गेन। तो नया हाउस को आपको, जो नया घर खरीदे हैं या नया घर बनाए हैं, उसको 8 साल के अंदर आप नहीं बेचिए। ठीक है ना, न्यू हाउस उसको आपको बचा के रखना होगा 8 साल तक। 8 साल के बाद बेचिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 8 साल के अंदर नहीं बेचना है। ठीक है ना। इफ न्यू हाउस ट्रांसफर विदिन 8 ईयर, अगर नया हाउस 8 साल के अंदर ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो क्या होगा भाई? सेम सिचुएशन भैया, एग्जाम्पशन तो दिए थे ना तुमको, तुम घर काहे बेचा? जब घर बेचा है तो हमको तो फिर से टैक्सेबल करना पड़ेगा। तुम 8 साल के अंदर काहे बेचा? 8 साल के अंदर आप नहीं बेच सकते। 8 साल तक कम से कम उस घर को आपको बचा कर रखना पड़ेगा। तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अवेल्ड, ठीक है, विल बी टैक्सेबल एज कैपिटल गेन in the assessment year in which new house sold। ठीक है, नया हाउस 8 साल के अंदर अगर बेचे हैं तो जिस असेसमेंट ईयर में आपने बेचा है, ठीक है, उस असेसमेंट ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा एज ए कैपिटल गेन। यहाँ गेन लिखना भूल गए, लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ गेन आएगा कैपिटल गेन। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू हाउस reduced by the amount of long-term capital gain exempted
इन पास्ट असेसमेंट ईयर। नया घर बेचे, अच्छा जितने में खरीदे होंगे हम लोग उसका कॉस्ट होगा ना नया घर का, तो उस कॉस्ट से हम एग्जाम्पशन को हटा देंगे। हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि जो नया घर बिका वो भी तो हाउस प्रॉपर्टी था, उसको जब बेचेंगे तो फिर से तो कैपिटल गेन का वर्किंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ जी, हाँ नया जो घर खरीदे वो है कैपिटल एसेट, वो हाउस प्रॉपर्टी है। फिर वही घर को हम बेच दिए 6 साल के बाद मान लो, तो जो नया घर बेचे उसके लिए भी तो कैपिटल गेन फिर से निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना? हाँ सर। तो निकालना पड़ेगा, तो जब कैपिटल गेन निकालते हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को घटाते हैं ना। हाँ सर। सेल कंसिडरेशन से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नया घर का है उसमें से एग्जाम्पशन पहले माइनस कर देंगे, एग्जाम्पशन को घटा देंगे, उस अमाउंट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को एग्जाम्पशन के अमाउंट से घटा देंगे जो हमने एग्जाम्पशन पुराने असेसमेंट ईयर में अवेल किया था। ठीक है, घटाने के बाद जो कॉस्ट बचेगा ना उसको घटाएंगे सेल कंसिडरेशन से। यानी हम इसको अगर फॉर्मेट अगर आपका लिख दें तो आप भी लिख लीजिएगा कॉपी में, क्या होगा इस तरह से। अगर हम यहाँ लिखेंगे इस तरह से, सेल कंसिडरेशन सेल कंसिडरेशन ऑफ न्यू हाउस। अब हम न्यू हाउस को बेच दिए, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन न्यू हाउस का, न्यू हाउस का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो न्यू हाउस का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो माइनस जब होगा तो यहाँ से हम उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पहले लिखेंगे, एक्चुअल कॉस्ट न्यू हाउस का, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस। फिर इसमें से माइनस कर देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट जो हुआ था इन पास्ट असेसमेंट ईयर में, जब ये घर खरीदे थे उसमें हमको एग्जाम्पशन मिल गया था, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, जिसके बाद जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बचेगा उसको माइनस करेंगे, फिर इसका कैपिटल गेन निकल कर आए। ठीक है, समझ में आया बात? तो सेल कंसिडरेशन जितने में नया घर को बेच दिए, कॉस्ट उसका तो हमको मालूम है, ऑब्वियसली खरीदे हैं तभी ना एग्जाम्पशन मिला था, तो कॉस्ट तो मालूम है। तो कॉस्ट में से एग्जाम्पशन पहले माइनस कर देंगे जो एग्जाम्पशन लिए थे, उसके बाद जो कॉस्ट बचेगा उसको हम सेल कंसिडरेशन ऑफ न्यू हाउस से घटाएंगे, फिर जो बचेगा वो होगा हमारा कैपिटल गेन या लॉस जो भी निकले। ठीक है, समझ में आया बात? थोड़ा लंबा है, लंबा इसलिए हो गया कि हम 3 पार्ट बताए एक ही प्रोविजन का। पहला पार्ट था कि घर बेचिएगा और फिर आप घर पर खरीद भी रहे हैं तो आपको सेक्शन 54 में एग्जाम्पशन मिल जाएगा। पहला पार्ट यहीं तक था। दूसरा पार्ट बताया कि अगर वो घर तुरंत नहीं खरीद पा रहा है तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कर देगा तो भी उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, और तीसरा पार्ट बताए कि जो नया घर खरीदा जिसके बेसिस पे उसको एग्जाम्पशन मिला, अभी उस घर को वो बेच दे रहा है, ठीक है, बाद में 8 साल के अंदर, तो फिर हमारा क्या होगा ट्रीटमेंट। तो 3 पार्ट हमने बताया, इसे थोड़ा लेंदी हो रहा है, एक बार फिर से आप कॉपी में जो लिखे हैं रिवाइज कर लीजिए कि भाई सेक्शन 54 में एग्जाम्पशन लेने के लिए घर बेचो, घर खरीदो, घर को बेचना है पुराना घर को और उसके जगह नया घर खरीदिएगा या बनाने हैं, ठीक है, तो आपको एग्जाम्पशन सेक्शन 54 का मिलेगा।
क्लियर यहाँ तक? अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ या उससे कम हुआ है तो आप 2 घर नया खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज़्यादा हुआ है तो आप एक घर ही खरीद सकते हैं, एग्जाम्पशन आपको एक ही घर का मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? जितना आप घर खरीदने में पैसा लगाएं या जितना आपका एग्जाम्पशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, दोनों में जो कम होगा। ठीक है, दोनों में जो कम होगा। क्लियर? अब अगर आप घर नहीं खरीद पा रहे हैं समय पे, मान लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने का डेट 31 जुलाई 2023 आ गया, लेकिन अभी तक आप घर खरीदे नहीं हैं, तो आपके पास एक अनदर सिस्टम है जिसके बेसिस पे आपको एग्जाम्पशन तो मिल जाएगा। वो सिस्टम क्या है कि पैसा आप जाके बैंक में जमा कर दीजिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। ठीक है, किसी भी बैंक में अकाउंट खोलिए, स्पेशल बैंक अकाउंट खोलिए इस पर्पस के लिए, और बैंक में ये पैसा जमा कर दीजिए। ठीक है, जब जमा कर दीजिएगा, लेकिन जमा करने का तारीख ड्यू डेट ऑफ आईटीआर या एक्चुअल डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न का सबमिशन का डेट, दोनों में से जो पहले आएगा। ठीक है, दोनों डेट में से जो पहले आएगा उस डेट में आपका सबमिशन डिपॉजिट हो जाना चाहिए। जब अगर पैसा डिपॉजिट हो गया तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ख़त्म। एग्जाम्पशन यहाँ तक मिल जाएगा। अब डिपॉजिट का भी एक पार्ट हम आपको दूसरा पार्ट बताए कि अगर मान लीजिए जो पैसा डिपॉजिट किया है उसको 3 साल के अंदर उसको यूज करना है, लेकिन अगर मान लीजिए यूज नहीं कर पाया 3 साल के अंदर, या जो यूज किया वो गलत पर्पस के लिए यूज कर दिया किसी और पर्पस के लिए, तो उस केस में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्पशन लिया था डिपॉजिट के बेसिस पे जो मिला उसको, वो टैक्सेबल हो जाएगा एज ए कैपिटल गेन इन द असेसमेंट ईयर, जिस ईयर में ऐसा हुआ। ठीक है, ये हो गया हमारा बात। और फिर आपका सेकंड पार्ट था, यानी लास्ट पार्ट था कि अगर वो जो घर खरीदा है उसको बेच देता है जल्दी से फिर से, तो यानी एक पीरियड है उसमें कि 8 साल के अंदर नहीं बेच रहा है, और अगर वो बेच दिया तो बेच दिया तो नया घर का फिर से कैपिटल गेन निकालेंगे हम लोग। कैपिटल गेन निकालते समय क्या करेंगे, नया घर का जो कॉस्ट था उसमें से जो उसके बेसिस पे उसको एग्जाम्पशन मिला था पहले पुराने पर असेसमेंट ईयर में, उसमें से उसको घटा देंगे उसका कॉस्ट को। ठीक है, घटाने के बाद जो कॉस्ट बचेगा वो सेल कंसिडरेशन से घटाएंगे, तो आपका निकल के आएगा कैपिटल गेन नया घर का। ठीक है, जो नया घर हम बेच रहे हैं, क्योंकि नया घर भी तो हाउस प्रॉपर्टी है, वो भी तो कैपिटल एसेट है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी? नहीं। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पेज नंबर निकालिए 397। मिला? हाँ सर, मैं
मिस्टर सी परचेज्ड अ रेसिडेंशियल हाउस ऑन जुलाई 20, 2016 फॉर रुपीज़ 10 लाख एंड मेड सम एडिशंस टू द हाउस इनकरिंग रुपीज़ 2 लाख इन अगस्त 2017। 20 जुलाई 2016 को उसने घर खरीदा 10 लाख में और 2 लाख रुपया और वो खर्च किया अगस्त 2017 में। ठीक है, सम एडिशन यानी कुछ और कंस्ट्रक्शन उस घर में किया होगा, वो 2 लाख रुपया उसका खर्च हुआ। ही सोल्ड द हाउस प्रॉपर्टी इन अप्रैल 2022 को बेच दिया उसने। क्लियर? फॉर 35 लाख रुपया, पूरे घर को वो 35 लाख में बेच दिया। उसमें से ही स्पेंड 15 लाख टू परचेज अनदर हाउस प्रॉपर्टी। उस 35 लाख में से 15 लाख रुपया उसने एक नया घर खरीदने में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको निकालना है कैपिटल गेन कितना टैक्सेबल होगा मिस्टर सी के हैंड में फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। तो पहले हम लोग कैपिटल गेन निकालते हैं, बाद में देखेंगे एग्जम्पशन कितना मिलना है नहीं मिलना। ठीक है, आइए। जुलाई 20 को खरीदा 10 लाख में, फिर 2 लाख रुपए और खर्च किया, तो ये तो इम्प्रूवमेंट वाला हो गया, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो गया ये 2 लाख। बेचा घर है वो 35 लाख में। ठीक है, इस क्वेश्चन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आइए लाइन हम लोग पहले खींच लेते हैं, फॉर्मेट बना लिए, हेडिंग दे देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा भाई आप लोग, 25 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। पेज नंबर भी लिखिएगा क्योंकि पेज और क्वेश्चन दोनों लिखना जरूरी है। पेज नंबर 397 था ना, ये हमेशा इस तरह से लिखा कीजिए, तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगा कि इस पेज में ये क्वेश्चन है। ठीक है, पेज नंबर भी डालिए और क्वेश्चन नंबर भी, दोनों चीज़ डालिए। क्लियर? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन आ गया आपका 35 लाख। माइनस करेंगे इसमें से एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस सेल से रिलेटेड इस क्वेश्चन में कोई खर्चा नहीं दिया हुआ है। एक्सपेंसेस नील है, तो आपका 35 लाख ही हो जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन 35 लाख। क्लियर? चलिए हो गया। अब आइए देखिए, घर खरीदा कब था वो? जुलाई 2016 10 लाख में। यहाँ से अब आप देखिए 16 में खरीदा है। ठीक है, बेच कब रहा है? अप्रैल 2022। हाउस प्रॉपर्टी कितने दिन के बाद लॉन्ग टर्म होता है, ये सबसे पहले देखना बहुत ज़रूरी है। हाउस प्रॉपर्टी कितने दिन के बाद लॉन्ग टर्म हो जाएगा जी? हाँ, 24 मंथ। 24 महीना के बाद लॉन्ग टर्म हो जाएगा, सही बात है। तो 24 महीना से ज़्यादा है ये, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, COA का मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये 10 लाख रुपया में घर को खरीदा था। अब ये 10 लाख रुपया किस ईयर का वैल्यू है? जुलाई 2020 16 लिखता है, तो किस ईयर का वैल्यू हुआ ये? किस प्रीवियस ईयर का? 16-17 का। तो 16-17 का इंडेक्स देखिए कितना है, जल्दी से। इंडेक्स का टेबल है आपके बुक में दिया हुआ। 16-17 का इंडेक्स देखिए कितना है।
हाँ? 264। पक्का सही बोल रहा है ना? हाँ 16,264। ठीक है, 264 मल्टीप्लाइड बाय बेचा कब है, बेचा कब हो, अप्रैल 2022, यानी 22-23 का देखिए कितना है, 22-23 का, 22-23 का कितना है, 301, 331। 31, 22-23 का बताया ना? हाँ 22 तारीख। ठीक है, तो ये सॉल्व करके निकालिए वैल्यू कितना आ रहा है देखिए। ये आ रहा है 12,53,787। ये माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा कि नहीं ये भी देखिएगा। देखिए 2 लाख रुपया यहाँ इम्प्रूवमेंट का खर्चा है, किस डेट में, अगस्त 2017, बेच कब रहा है, अप्रैल 2022, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पीरियड 24 महीना से ज़्यादा है कि नहीं है? है। तो जब ये है तो इसका मतलब इम्प्रूवमेंट भी लॉन्ग टर्म हो गया। हाँ। तो इम्प्रूवमेंट का भी आपको इंडेक्सेशन करना होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अब 2 लाख अगस्त 2017 लिख रहा है, तो अगस्त 2017 किस प्रीवियस ईयर में आएगा, 17-18 में। 17-18। तो 17-18 का इंडेक्स वैल्यू कितना है देखिए, 272। 272 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 331 से। टू 43382। अब माइनस कर दीजिए दोनों को, 35 लाख माइनस 1253787 माइनस 243382। तो ये आपके पास आ गया कैपिटल गेन। अच्छा नीचे वाला लाइन नहीं लगेगा, अभी एग्जाम्पशन भी है ना इस क्वेश्चन में, तो कैपिटल गेन निकल जाएगा आपका 20,02,831। ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब एग्जाम्पशन, क्योंकि देखो इसने 15 लाख रुपया नया घर खरीदने में भी तो इन्वेस्ट किया, तो एग्जाम्पशन देंगे अब हम लोग यहाँ से। एग्जाम्पशन कितना मिलना है, अभी पढ़े थे हम लोग कि अमाउंट ऑफ नया घर जितना हम खरीदने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 15 लाख इन्वेस्ट किए, और कैपिटल गेन दोनों में जो कम है, तो सेक्शन 54 का एग्जाम्पशन इसको मिलेगा 15 लाख रुपये का। दोनों में कम कितना है, 15 लाख रुपया। कैपिटल गेन 20 लाख है और अमाउंट इन्वेस्ट किया वो 15 लाख ही, तो 15 लाख का उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा सेक्शन 54 में। अब ये माइनस कर दीजिए, तो 5,02,831 ये आ गया आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
समझ में आया बात? तो दिक्कत नो सर। सिंपल है एकदम, कुछ नहीं है जी, बता रहे हैं ना, ज़्यादा झमेला कुछ नहीं। कैपिटल गेन चैप्टर में थोड़ा सा रूल है जो कि ध्यान में रखना है। अब इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। सैलरी में बहुत सारा रूल है, बहुत छोटा छोटा बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है ना। और अभी हम लोग कैपिटल गेन में ये पार्ट पढ़ रहे हैं, तीन ही चार टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जिससे सबसे इम्पॉर्टेंट यही टॉपिक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कैपिटल गेन का वर्किंग। यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में इंस्टीट्यूट पूछा है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो पिछले बार भी यही सी टाइप का क्वेश्चन पूछा था इंस्टीट्यूट कैपिटल गेन का। तो ये हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब एक और एग्जाम्शन आपको हम बताते हैं। आइए एग्जाम्शन वाला पॉइंट पेज में आ जाइए, एग्जाम्शन वाला पेज में वापस। देखिए एग्जाम्शन में ये निकालिएगा सेक्शन 54 EC। ये दोनों सेक्शन का भी एग्जाम्शन मिल सकता है अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किए हैं तो, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप ट्रांसफ़र किए हैं तो इसका एग्जाम्शन आपको मिल सकता है। क्या है भाई, पढ़ लीजिए। एग्जाम्शन किसी को भी मिलेगा, एनी एसएससी, किसी भी एसएससी को मिलेगा एग्जाम्शन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एसेट्स, अब क्या किस एसेट्स को ट्रांसफ़र करना आपको, सेक्शन 54 EC। द एसेट ट्रांसफर शुड बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, बिंग या तो लैंड और बिल्डिंग या बोथ, यानी घर होना चाहिए, या तो ज़मीन आप बेच रहे हैं, लैंड बेच रहे हैं, या हाउस बेच रहे हैं, या फ्लैट बेच रहे हैं। फ्लैट भी तो एक तरह से घर ही है, ठीक है। या बिल्डिंग बेच रहे हैं, बिकना ये चाहिए आपका। लैंड बेचिए, घर बेचिए, फ्लैट बेचिए या बिल्डिंग बेचिए, ठीक है। तो जब बिल्डिंग बेचिएगा तो ज़मीन भी बेचना पड़ता है ना, नहीं तो बिल्डिंग कहाँ खड़ा रहेगा, हवा में है। तो वो तो बिल्डिंग बिक रहा है यानी ज़मीन के साथ ही बिकेगा। ऐसा हो सकता है कि बोला कि नहीं बिल्डिंग ले लो तुम, ज़मीन छोड़ दो आ जाएगा बिल्डिंग वहाँ, ऐसा हो सकता है कभी? नहीं ना हो सकता है। बिल्डिंग जो है बिकेगा तो ज़मीन के साथ ही बिकेगा। विदाउट ज़मीन बिल्डिंग का क्या मोल, कोई मोल नहीं, हवा में थोड़ी ना खड़ा रहेगा वो बिल्डिंग, ठीक है। चलिए बेच दिए, आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए। देखिए ये वर्ड है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। बिक गया घर, चलिए ठीक है। इन एग्जाम्शन कैसे मिलेगा, तो यही उसका कंडीशन है एग्जाम्शन लेने का। एग्जाम्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्शन के लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। 6 महीना के अंदर बोलता है। कब से 6 महीना गिनेंगे, जिस दिन आप घर बेचे हैं, जिस दिन आपने लैंड को बेचा है, जिस दिन आपने बिल्डिंग को बेचा है, ठीक है ना। फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र बोलता है, 6 महीना बेचने वाले डेट से लेंगे। इन्वेस्ट कहाँ करना होगा, तो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना होगा। किसका बॉन्ड में, तो NHI या REC का बॉन्ड में। NHI का मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और दूसरा है REC यानी रूरल
इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ठीक है। इनके बॉन्ड में आपको इन्वेस्ट करना है 6 महीने के अंदर, ठीक है। ये 2 चीज याद रखना है बस कि 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट करना है और बॉन्ड होना चाहिए या तो NHI का या REC का, तो आपको 54 EC में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कितना मिलेगा? जितना आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या जितना आपका कैपिटल गेन का अमाउंट है, दोनों में जो कम होगा, लेकिन 50 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन है 50 लाख, ठीक है। 50 लाख से एग्जेम्पशन ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए 5 ही लाख आप इन्वेस्ट किए तो 5 ही लाख रुपए मिलेगा आपको। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 12 लाख है और इन्वेस्ट आप 5 लाख किए तो 5 ही लाख मिलेगा, ठीक है। 50 लाख से ज़्यादा नहीं मिलना है, जितना अमाउंट इन्वेस्ट किए वो मिलेगा, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच एवर इज लेस, लेकिन 50 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लियर? तो ये आप जो है 50 लाख का लिमिट है फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, डिडक्शन या उसके बाद वाले में भी नहीं मिलेगा। मैंने ओवरऑल 50 लाख लिमिट है, आप ऐसे याद रखिए बस, सिंपल सा। अगर 50 लाख ले लिया है एक फाइनेंशियल ईयर में तो दूसरे फाइनेंशियल ईयर में फिर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। दोनों फाइनेंशियल ईयर मिलाकर मैक्सिमम 50 लाख, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो सिंपल सेक्शन है, ज़्यादा झमेला कुछ नहीं है भैया। 54 EC में एग्जाम्पशन मिलेगा अगर घर बेच रहे हैं, लैंड बेच रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं, बिल्डिंग बेच रहे हैं, उससे जो कैपिटल गेन हो रहा है लॉन्ग टर्म नेचर का कैपिटल एसेट होना चाहिए, ठीक है। कैपिटल गेन जो हो रहा है उसका एग्जाम्पशन मिलेगा। अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं NHI का या REC का, ठीक है, 6 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, 6 महीना जिस दिन आपने घर बेचा उसके 6 महीने के अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सेम प्रोविज़न नीचे वाला है, खाली नाम थोड़ा अलग है बस। पूरा देख ली समय, पूरा बाबू सेम है, ठीक है ना। 54E कुछ नया नहीं है। एसेट ट्रांसफर शुड बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है ना। इसमें कोई भी लॉन्ग टर्म, यहाँ ये नहीं लिखा है कि लैंड और बिल्डिंग ही होना चाहिए, इसमें कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल गेन मस्ट बी इन्वेस्टेड इन यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड फंड, ठीक है। स्पेसिफाइड फंड में इन्वेस्ट करना है, 6 महीने के अंदर करना है, ठीक है। कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? मैक्सिमम 50 लाख। सिंपल है। कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेचिए, ठीक है, आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा 54E में, बशर्ते आप क्या कीजिए, यूनिट परचेज कर दीजिए जो स्पेसिफाइड फंड का, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा जो बताया गया है स्पेसिफाइड फंड, उस फंड में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको जो है एग्जाम्पशन मिल जाएगा। समझ में आया बात?
कोई दिक्कत किसी को जी? सर कुछ सुनाई नहीं पड़ा मेरे को। क्या हो गया? पता नहीं, ये वाला जो भी बताया ये सब नहीं समझ में आया। 54 AC नहीं समझ में आया? 54 F ये सब बताए ना अभी जो। और EC सुना था, इसका आवाज गया था। हाँ इसी ई सुने थे। तो और कहाँ बताया कुछ? अच्छा हमको लगा कि शायद नीचे भी बताया कुछ। अरे नहीं, हम तो खुद ही चुप थे जी। हम बोलिए नहीं रहे थे कुछ। हम तो तुम लोग का इंतजार कर रहे थे, कुछ बोलेगा कि सर ये समझ में नहीं आया, इसलिए चुप थे हम। हम नया सेक्शन बताए कहाँ पे? ये अभी नहीं बताएंगे, इसको भी बताएंगे सेक्शन, लेकिन पहले क्वेश्चन मार लेते हैं तो। चलो जहाँ क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाया था अभी? 25। 25 बनाया था ना, 26 में आ जाओ। क्वेश्चन एग्जाम्पशन पढ़े, इस एग्जाम्पशन का क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसे करके ख़त्म कर देंगे। एग्जाम्पशन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे, एग्जाम्पशन करेंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। 26 नंबर पढ़ो क्वेश्चन। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, इसी टाइप का, मतलब इसी टाइप का ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो इसको ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। अभी एग्जाम्पशन पढ़ लिए हम लोग, 2 एग्जाम्पशन पढ़ लिए, एक 54 और एक 54 EC, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि एग्जाम्पशन किस कंडीशन याद रखना होगा भाई। सेक्शन 54 में था कि घर बेचो घर खरीदो। सेक्शन 54 EC में क्या बोला कि बेचो घर या जमीन लेकिन खरीदो बॉन्ड। बेचो घर या जमीन लेकिन खरीदो बॉन्ड। तो एग्जाम्पशन मिल रहा था, तो वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। वो याद रखिएगा तो फटफट क्वेश्चन बनेगा। यही 3-4 सेक्शन ही एग्जाम्पशन से, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसके बाहर कभी नहीं पूछा और ना पूछेगा वो, क्योंकि जो सिलेबस का दायरा है उसी के अंदर ना पूछना है उसको। जो जो सेक्शन आपके सिलेबस में है उसी से पूछेगा। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। 26 नंबर पढ़िए। Mr. Roy, age 55 year, owned a residential house in Ghaziabad. It was acquired by Mr. Roy on 10 अक्टूबर 2007। ठीक है, 24 लाख में खरीदा था उसने घर में। उसके बाद इस घर को उसने बेच दिया, इट सोल्ड 69 लाख में। कब? 4/11/2022 को। ठीक है। स्टम्प वैल्यू अथॉरिटी ऑफ द स्टेट फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 76 लाख बोला। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 76 लाख उस प्रॉपर्टी का। एसएससी पेड 2% ऑफ द सेल कंसिडरेशन एज अ ब्रोकरेज ऑन द सेल ऑफ द सेड प्रॉपर्टी। एसएससी सेल करने, जो ब्रोकर के थ्रू सेल किया उसको उसने 2% ब्रोकरेज दिया। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया बात। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ से तो कैपिटल गेन निकल जाएगा, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया वो दिया हुआ, आपको पढ़ लीजिए। मिस्टर रॉय ने एक नया घर परचेज किया है कलकत्ता में 10 दिसंबर 2022 को 7 लाख में। एंड डिपॉजिट 3 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया ऑन 10 अप्रैल 2023 को, और 5 लाख ऑन 15/6/2023 को इन द कैपिटल गेन। ठीक है, डिपॉजिट किया, 3 लाख को किया 10 अप्रैल 2023 में, 5 लाख को किया 15/6/2023 को। कहाँ पर? बॉन्ड में। किसका बॉन्ड खरीदा उसने? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का, जो ऊपर बताए अभी हम लोग 54 EC में कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन में बॉन्ड खरीदिएगा तो 54 EC का एग्जाम्पशन मिलेगा। ये दोनों बॉन्ड, एक 3 लाख का और एक 5 लाख का, दोनों अलग अलग डेट का उसने REC का ही बॉन्ड खरीदा है, दोनों अलग अलग डेट पे। ठीक है, नेक्स्ट। ही डिपॉजिटेड ₹4 लाख ऑन 6 जुलाई 2023। ये अलग है, यहाँ से फुल स्टॉप के बाद है। 6 जुलाई 2023 को उसने 4 लाख जमा किया और 9 लाख जमा किया 1 नवंबर 2023 को। कहाँ? कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, जो अभी बता रहे थे कि अगर आप घर खरीद नहीं सकते हैं तो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में भी जमा करने से एग्जाम्पशन मिल जाता है। ठीक है, कहाँ जमा किया? इन नेशनलाइज बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए एडिशनल फ्लोर ऑन द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन कोलकाता।
ये है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज में तो कुछ है, बस खाली लिखा है कंप्यूट कैपिटल गेन, और कुछ नहीं है नेक्स्ट पेज में। ठीक है, यही है मेन क्वेश्चन यहाँ। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ से कैपिटल गेन निकलेगा, सेकंड पैराग्राफ से पता चलेगा कितना उसको एग्जाम्पशन मिलना है। तो पहले कैपिटल गेन निकालते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ पे फोकस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द क्वेश्चन पे फोकस कीजिए कि उसने घर को बेचा 69 लाख में, लेकिन उसी घर का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको दिया हुआ है 76 लाख। तो ये हम लोग पढ़े थे कि भाई अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया हुआ है, पेज नंबर 397 क्वेश्चन नंबर 26, ऐसे लिखिएगा बार बार। हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको जो है इस तरह से लिखिएगा तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ से आ गया, कौन सा क्वेश्चन है। तो पेज नंबर भी लिखा रहेगा, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर भी लिखा रहेगा, तो खोजने में इजी होता है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में तो भाई बता दो। ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में तो बता दो। समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ सर। चलो अब हम लोग सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ सिलेबस निकालते हैं, फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन निकालेंगे। तो फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन में यहाँ चूंकि इस क्वेश्चन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दिया हुआ है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है और एक्चुअल कंसिडरेशन में थोड़ा सा कंपेयर करना पड़ेगा। आइए, रूल याद है? रूल क्या बोलता है जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया? बोलता है कि आप कंपेयर कीजिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन का। ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे। फिर रूल हमारा क्या है वो आप देख लीजिए, इस रूल हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन में सबसे पहले लिखेंगे 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का 110% निकाल लेंगे। ठीक है, तो 69 लाख आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है, मल्टीप्लाइड बाय 110%, कितना आ गया? 75,90,000। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया हुआ है आपका 76 लाख। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो ज़्यादा है, 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन से भी ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर हमारे लिए फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन इक्वल टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इक्वल टू 76 लाख। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन इस सिचुएशन में चूंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन से भी ज़्यादा है, इसलिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही होगा फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन, यानी 76 लाख ही हम लेकर के आगे कैपिटल गेन निकालेंगे। क्लियर? चलो अब सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन लिखते हैं। कैपिटल गेन यहाँ लिख दीजिएगा, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन हेडिंग दे दीजिएगा। इसमें से फिर एक्सपेंसेस देखिए, यहाँ ब्रोकरेज दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक्सपेंसेज में देखो यहाँ ब्रोकरेज दिया है, कितना दिया है? 2%। हम बताए थे कि अगर ब्रोकरेज रेट में दिया रहेगा परसेंटेज में तो आपको एक्चुअल सेल कंसिडरेशन में, ब्रोकर ने तो घर 69 लाख में ही बिकवाया उसका,
तो ब्रोकर को तो कमीशन वो 69 लाख का ही देगा। क्यों? उससे ज़्यादा का क्यों देगा उसको? क्योंकि ब्रोकर ने तो घर 69 लाख में ही बिकवाया। ठीक है, तो इसीलिए जो यहाँ ब्रोकरेज के रूप में माइनस होगा वो 69 लाख का 2%, 69 लाख का 2% निकाल करके माइनस कीजिएगा। एक 1,38,000, तो ये आपका निकल जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन कितना आ जाएगा? 75, तो ये हो गया 62,000, और ये 5 में से एक 4 गया, 74,62,000। ठीक है, अब आइए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हटाते हैं इससे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपको देखिए कितने में घर को खरीदा था। ये घर को कितने में खरीदा था? घर को इसने खरीदा था 24 लाख में। कब? 10 अक्टूबर 2007 में 24 लाख में खरीदा था। ठीक है, तो यहाँ 24 लाख लिखेंगे हम लोग। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म है क्योंकि 2007 में खरीदा है, बेच रहे हैं 2022 में, तो लॉन्ग टर्म तो है ही, उसमें कोई शक नहीं है। अब इंडेक्स देखिए 2007 अक्टूबर लिख रहा है, तो ये 2007 अक्टूबर किस ईयर में आएगा? किस फाइनेंशियल ईयर में? 7-8 का कितना है इंडेक्स वैल्यू? 129 मल्टीप्लाइड बाय 331 कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 331, तो 24 लाख डिवाइडेड बाय 129 मल्टीप्लाइड बाय 331, तो 615 गड़बड़ तो नहीं हो रहा? 24 लाख डिवाइडेड बाय 129 मल्टीप्लाइड बाय 331। अच्छा, ये आ गया 61,58,139। ये यहाँ से माइनस हो जाएगा तो आपको पता चलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, है ना, माइनस 61,58,139। एक 13,03,861। हो गया यहाँ तक क्लियर? तो अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल गया। अब एग्जम्पशन का बात समझते हैं जो कि सेकंड पैराग्राफ में दिया है आपको। ठीक है, उसने बॉन्ड खरीदा है, बॉन्ड का अभी पढ़े थे हम लोग सेक्शन 54 इसी में एग्जम्पशन मिलेगा। एक तो बॉन्ड खरीदा है, दूसरा वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा किया है, एक बार 4 लाख और एक बार 9 लाख। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पशन इसको कहाँ मिलेगा? ये वाला पार्ट का एग्जाम्पशन मिलेगा उसको सेक्शन 54 में, और यहाँ तक जो बॉन्ड खरीदा है इसका और इसका एग्जाम्पशन मिलेगा 54 EC में। दोनों सेक्शन में एग्जाम्पशन मिल सकता है इसको, कि घर तो बेचा ही है ये। ठीक है, घर बेचकर घर खरीदा नहीं लेकिन पैसा जमा किया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, तो एग्जाम्पशन 54 का मिल जाएगा, अभी पढ़े थे हम लोग। और दूसरा एक दिया है कि नहीं, घर बेच के वो बॉन्ड भी खरीदा है कुछ,
तो बॉन्ड खरीदेगा तो 54, इसी में एग्जाम्शन मिल जाएगा। आइए एग्जाम्शन का बात करें, क्या क्या एग्जाम्शन मिलेगा इसको। 54 का पहले देते हैं, जो सीरियल में सेक्शन पहले आता है उसको देख लेते हैं। अच्छा, अभी डिपॉजिट वाला स्कीम पढ़े थे हम लोग, याद कीजिए। प्रोविजन क्या बोलता है? डिपॉजिट इनकम टैक्स रिटर्न भरने के डेट से पहले होना चाहिए। अभी हम आपको बताए थे कि आईटीआर का ड्यू डेट जो है, अभी जो असेसमेंट ईयर चल रहा है 23-24, जिसका हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, उसका है 31 जुलाई 2023 लास्ट डेट। अब देखिए 31 जुलाई 2023 से पहले कौन सा डेट आता है? ये वाला आता है कि ये वाला डेट आता है? पहले कौन आता है? हाँ जी, 31 जुलाई 2023 से पहले जो होगा या उस डेट तक का जो डिपॉजिट होगा वही उसको एग्जाम्शन मिलेगा 54 में। तो कौन सा पहले आ रहा है? 6/7/2023। 6/7/2023 वाला। ये तो नवंबर का डेट है, ये तो आ नहीं रहा है, यानी इसका एग्जाम्शन इसको नहीं मिलेगा। ये एग्जाम्शन अवेल नहीं कर सकता। ये इसका मिलेगा एग्जाम्शन उसको 4 लाख। तो यहाँ लिख देते हैं 4 लाख। एक एग्जाम्शन पता चल गया कि 4 लाख 54 में मिल जाएगा उसको। बाकी जो नहीं मिलेगा उसका नोट अभी हम लिखवा देंगे, जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होने दो तो वो हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 54E से हम आ जाते हैं। 54EC 54EC का प्रोविजन क्या है भाई? 54EC का प्रोविजन क्या है कि बोलता है डेट ऑफ ट्रांसफ़र के 6 महीने के अंदर डिपॉजिट होना चाहिए। डेट ऑफ ट्रांसफ़र क्या है? ऊपर देख लीजिए किस दिन इसने घर बेचा था, 4 नवंबर 2022 को, ठीक है। इसने घर बेचा 4 नवंबर 2022 को। डेट ऑफ ट्रांसफ़र है इसका 4 नवंबर 2022, ठीक है। यहाँ रूरल बॉन्ड उसने एक बार जमा किया 10/12/2022 को, कितना? 7 लाख रुपया। फिर एक डेट है उसका 10 अप्रैल 2023, उस डेट में उसने कितना जमा किया? नहीं सॉरी, गलत लिख दिया, गलत बोल दिया। ठीक है, ये तो यहाँ लिखा है, यहाँ तक लाइन अलग है, ठीक है। यहाँ लाइन अलग है, देखो। ही मिस्टर रॉय एक्वायर्ड रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उसने खरीद दिया, ये अलग था। खरीदा है 7 लाख का प्रॉपर्टी, ये भी तो 54 में ही मिलेगा उसको। जब वो घर खरीदा है तो 54 में ही तो मिलेगा उसको, उसका भी एग्जाम्शन, क्योंकि घर बेचा है और घर खरीद भी रहा है। तो ये 7 लाख का एग्जाम्शन सेक्शन 54 में ही मिल जाएगा उसको, ठीक है। 54 में 2 एग्जाम्शन मिला, एक ये डिपॉजिट वाला और ये हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया उसने कलकत्ता में, ठीक है। इंडिया में खरीदना होगा, इंडिया से बाहर खरीदेगा तो नहीं मिलेगा। इंडिया ही है ना, कलकत्ता तो इंडिया में आता है ना, श्योर है ना? हाँ सर। फिर अब डिपॉजिट का बात यहाँ से किया, वो 3 लाख जमा किया 10 अप्रैल को और 5 लाख जमा किया है 15 जून को। चलो, पहला जमा डेट किया वो 10 अप्रैल 2023 को जमा किया 3 लाख रुपया। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ तक 6 महीना से पहले है कि बाद में, काउंट कर लीजिए। 11 नवंबर 4 नवंबर है, 4 नवंबर के बाद 4 दिसंबर, 4 जनवरी, 4 फरवरी, 4 मार्च, 4 अप्रैल, 5 ही महीना पड़ रहा। अप्रैल में 5 ही महीना, 6 महीना के अंदर है। तो ये विदिन 6 मंथ आ रहा है, ये वाला डेट, ये विदिन 6 मंथ है। तो ये तो मिल जाएगा उसको, है ना। जो विदिन 6 मंथ है उसका तो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो डेट है आपका बॉन्ड खरीदने का, वो है 15 जून। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पीरियड कितना है? देखिए, मोर देन 6 मंथ है।
है ना। नवंबर है, नवंबर के बाद दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई। मई में ही 6 महीना हो जाता है। ये जून में खरीदा है तो ये नॉट अलाउड, इसका एग्जाम्पशन उसको नहीं मिलेगा क्योंकि 6 महीने के बाद वो इन्वेस्ट कर रहा है। विद इन 6 मंथ इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपका 5 लाख रुपया। तो 54 इसी में केवल आपको 3 लाख रुपए का एग्जाम्पशन मिलेगा, 5 लाख का नहीं मिलेगा। टोटल कितना हो गया? 14 लाख, ठीक है। अभी हम लोग बताए थे कि एग्जाम्पशन कभी भी कैपिटल गेन से ज़्यादा नहीं होगा। ये तीनों का जब हम एग्जाम्पशन ऐड करते हैं तो 14 लाख बन जाता है, ठीक है। 14 लाख बन रहा है। लेकिन यहाँ देखो कितना है कैपिटल गेन, टोटल 13 लाख ही है। 14 लाख मिल सकता था उसको अगर यहाँ 14 लाख से ज़्यादा कैपिटल गेन होता। तो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम लिमिट जो एग्जाम्पशन का है वो 13,03,861 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा उसको। 14 लाख टोटल बन रहा था लेकिन 14 लाख मिलेगा नहीं क्योंकि उसका कैपिटल गेन कम है 14 लाख से, इसीलिए एग्जाम्पशन 13 लाख ही मिलेगा। तो अब आपके पास टैक्सेबल, ठीक है, कैपिटल गेन नील हो जाएगा। टैक्सेबल कैपिटल गेन हो गया नील। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से जाके देखिएगा इसको। अब नोट लिख लीजिए, जो एग्जाम्पशन नहीं मिल रहा है उसका नोट। एक तो हम जो है डिपॉजिट वाला एक तो नहीं दिए और एक 54 ईसी वाला नहीं दिए, ठीक है ना। तो नोट लिख लीजिए। Exemption under section 54 for deposit under capital gain deposit scheme allowed only if deposited on or before due date of ITR, that is 31 जुलाई 2023, ठीक है। कितना था अमाउंट? 9 लाख रुपीज़। 9 लाख डिपॉजिटेड आफ्टर 31 जुलाई 2023, सो एग्जाम्पशन नॉट अलाउड। ठीक है, 9 लाख रुपया उसका एग्जाम्पशन इसने ही मिला क्योंकि वो ITR भरने के ड्यू डेट के बाद डिपॉजिट कर रहा है। क्लियर? पहला नंबर नोट। दूसरा नंबर नोट जो REC का नहीं मिला उसको भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC allowed if bond acquired
within 6 months, within 6 months। अरे यार क्या आ गया तुम। Within 6 months from the date of transfer। So bond purchase या एक्वायर्ड जो लिखिए ऑन कितना है डेट 15 जून 2023 ऑन 15 जून 2023 एग्जम्पशन नॉट अलाउड। ठीक है। शिवानी अरे तुम कहाँ चल जाती है बीच बीच में। कल तुम क्लास नहीं की थी। नहीं किए थे सर, थोड़ा तबीयत खराब है सर, इसीलिए। तो तबीयत ठीक करो जल्दी से। हैं हाँ सर, हाँ सर आएंगे जल्दी से। अभी नहीं आओ चाहे नहीं आओ, लेकिन जो भी ऑनलाइन भी क्लास तो डेली चल ही रहा है, तो क्लास छोड़ो मत, कहीं से घर हाँ से अटेंड करो। जब आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ रही है तुम, घर में पढ़ रही है, बुक ले गई है सब। हाँ सर ले गए हैं। ठीक है चलो, समझ में आया ना। कोई दिक्कत इसमें, किसी को नो कोई सर। डाउट? कोई डाउट नहीं। तो ये भैया क्वेश्चन इस तरह से बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत बार। यही डेट टू चेंज करके नया क्वेश्चन बना देगा, बस ख़त्म, बन गया क्वेश्चन। तो ये आप देख लीजिएगा, आज जो पढ़ाए यहाँ तक ये सब देख लीजिएगा। ठीक है ना, सारा का सारा। कल फिर लेंगे हम कैपिटल गेन का क्लास, मतलब ये इसको इस वीक में हम कोशिश करते हैं ख़त्म कर दें, डेली क्लास ले करके। ठीक है, और फिर आईडीटी का क्लास हम शाम में लेंगे। अभी सोचे थे, लेकिन अभी हमको कॉलेज जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम शाम में लेंगे आईडीटी वाला क्लास। ठीक है। और लॉ का ऑफलाइन ही होगा ना सर? हाँ, लॉ का 3 बजे होगा, तुम लोग चल जाना। हाँ सर। अगर साजिद नहीं आएगा, मान लो उसका तबीयत हो सकता है ख़राब हो। ठीक है ना। नहीं, कॉलेज गए हैं वो, अच्छा, कॉलेज कल गया अभी? एडमिशन के लिए बोले मेरे को। अच्छा, रिजल्ट निकल गया 4th सेमेस्टर का क्या? पता नहीं, बोले सर को बोल देना, अपलोड कर देना, हम आए कॉलेज। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है।